नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप भी निश्चित रूप से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नित्य हमारे वीडियो पर बने होंगे। साथियों, यह सेट नंबर हमारा 11 है। ये जो 11 नंबर सेट है मोस्ट वीवीआई सेट है। हमारे अभी तक का श्रृंखला का जितना भी सेट हमने जारी किया है उसमें सबसे टॉप मोस्ट है। ये हमारे 5 शिक्षक साथियों की टीम के द्वारा बिल्कुल वीवीआई, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मोस्ट वीवीआई न हो। इसलिए आप साथियों इन सारे प्रश्नों को गंभीरता से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और निश्चित रूप से जब आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो आप जो है सो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका सूचना देंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। साथियों, अब हम जो है सो सबसे पहले हम लोग रैपिड रिकॉल का मोस्ट वीवीआई 10 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। वो आप सभी अपना उत्तर कॉपी पर जंबो स्पीड से लिखते चलेंगे। जो साथी उत्तर नहीं जानते हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारे साथ जमकर करें तैयारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस में आउट ऑफ 100% की गारंटी। अब हम लोग रैपिड रिकॉल का जो 10 प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? दूसरा प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तीसरा प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसमें साथियों दौ छूट गया है, दशा है, यह कथन है। अब जो चौथा नंबर प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। 5वां नंबर प्रश्न है, भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, विकास केवल एक और न होकर 4 ओर होता है, यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 9वां नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है। और 10वां नंबर प्रश्न है, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? तो साथियों, ये जो रैपिड रिकॉल का जो 10 प्रश्न है ये भी मोस्ट वीवीआई है। तो साथियों, ये जो आज का जो हमारा 11 नंबर सीरीज है ये सबसे वीवीआई सेट है। तो इसलिए इस सेट को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और इस सेट को बार बार आप लोग सुनेंगे, सिर्फ सुन भी लेंगे तो गारंटी है कि 5 से 7 नंबर इस सेट का आपको निश्चित रूप से, चाहे वो हमारा बीपीएससी प्रधान शिक्षक का हो या एनवीएस का हो, केवीएस का हो, सीटेट का हो, उसमें 5 से 7 नंबर का बिल्कुल गारंटी है कि आप प्रश्नों को जब मिलाएंगे तो 5 से 7 नंबर निश्चित रूप से है। तो अब इसी कड़ी के अंतर्गत अब हम लोग इसका आंसर वीडियो के अंत में दिया जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और बीच बीच में आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दिया जाएगा, बीच बीच में आपको कुछ ब्रेकिंग टिप्स दिया जाएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। और एक आपको हम इसी के तहत, जब हमने ब्रेकिंग कहा तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रधान शिक्षक बनने में क्या क्या फ़ायदा है। बहुत सारे शिक्षक साथी जो हम देख रहे हैं कि उनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग का तो जो वेतनमान है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 1500 से 2000 रुपया का ही अंतर पड़ेगा, तो हम क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करें? तो साथियों, आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक बनते हैं तो एक तो सबसे बड़ा आपको फायदा होगा कि आपको लोगो हो जाएगा कि आप बीपीएससी के शिक्षक हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। और प्रत्येक दिन वीडियो में आपको क्या क्या फायदा होगा ये मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे पहला जो फायदा होगा, आज मैं पहला फायदा बता रहा हूं, आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। सबसे पहला फायदा है कि राज्यकर्मी का आपको दर्जा मिल जाएगा। अर्थात हम लोग का जो चिर प्रतीक्षित मांग था कि राज्यकर्मी, तो राज्यकर्मी का जैसा ही दर्जा मिलेगा हम लोग को, तो सारी सुविधा जो मिलती है राज्यकर्मियों को वो हम लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसलिए आज पहला फायदा के अंतर्गत मैंने सबसे बड़ा फायदा आपको बताया और सबसे बड़ा बिग ब्रेकिंग बताया, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब हम लोग सेट 11 का जो पहला नंबर प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षण उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षण उपकरण नहीं है? पहला है गृह कार्य,
दूसरा है समीक्षा कार्य, सी है समूह कार्य, डी है निगरानी कार्य। तो साथियों ये एक क्लिष्ट प्रश्न है और मोस्ट वीवीआई है, तो हम इसमें से किसी भी प्रश्न को वीवीआई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा क्वेश्चन ही, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम काट सकें, इसलिए मैं वीवीआई किसी प्रश्न को नहीं कहूँगा। इसका उत्तर है ए गृह कार्य। निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि ये आप लोग इसका सही बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो आप इसको निश्चित रूप से कर लें। गृह कार्य, अब गृह कार्य क्यों है, तो गृह कार्य एक शिक्षण उपकरण नहीं है, क्योंकि छात्र दबाव में या भय में गृह कार्य कर सकता है। यह शिक्षण अधिगम की विधि नहीं है जिसके माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है या तदनुसार छात्रों को पढ़ा सकता है। अधिगम के उपकरणों को अलग अलग करना, कक्षा में एक व्यक्तिगत अधिगम की स्थिति बनाते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर विचार किया जा सकता है। असाइनमेंट या गतिविधि को स्पष्ट रूप से संप्रेषित कीजिए ताकि प्रत्येक छात्र को इस बात की पूरी समझ हो सके कि वह क्या करने वाला है। यदि आवश्यक हो तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे सकता है। तो साथियों इस तरह हम समझते हैं कि गृह कार्य जो है सो एक शिक्षण उपकरण नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। साथियों इस प्रश्न को एक बार मैं पुनः पढ़ता हूँ, चूँकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी सिर्फ हमारे वीडियो को चला के छोड़ देते हैं और वो सुनते रहते हैं, चूँकि वो ड्यूटी करके आते हैं तो काफ़ी थके हुए रहते हैं, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। चाहे वो सीटेट की भी परीक्षार्थी हो, उनका भी यही कुछ स्थिति है। तो मैं इस प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ूंगा और जब उत्तर दूंगा तो उसको भी 1 से 2 बार पढ़ूंगा, इसलिए आप सारे वीडियो को सिर्फ सुनेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा। तो प्रश्न है दूसरा नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। तो साथियों ए है नैतिक का पूर्व परंपरागत स्तर, बी नैतिकता का परंपरागत स्तर, सी नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, डी नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर। तो साथियों इसका जो उत्तर है बी नैतिकता का परंपरागत स्तर। तो साथियों इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आपको इन डिटेल कर दें कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है ए व्यक्तिगत समायोजन, बी सामाजिक व राजनीतिक चेतना, सी व्यवहार परिवर्तन, डी स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो साथियों तीसरा का जो उत्तर है व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। अब क्यों, तो अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करता है। व्यवहार परिवर्तन अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य होता है क्योंकि अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करती है। यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के अनुभव को शामिल करता है। अधिगम का अन्य उद्देश्य क्या है, तो कौशल विकसित करना, सामाजिक समायोजन, ज्ञान प्राप्त करना, प्रभावकारिता में सुधार करना और क्षमता को बढ़ाना। तो इन सबों में से भी कोई आपको जो है सो दे सकता है, इसलिए शब्दों के जाल को आप जाल में न फंसेंगे आप, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो हमने आपको जितना टिप्स दिया है उसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ए ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, बी रटने के द्वारा, सी अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है सी, इसका उत्तर है सी, अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। और नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, जब बच्चे योजना में शामिल होते हैं तो यह डैश की छोटे बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देने में मदद करता है। जब बच्चे योजना में शामिल होते हैं तो यह डैश कि छोटे बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देने में मदद करता है। तो
इसका उत्तर है ए मित्र, बी माता पिता, सी शिक्षक, डी दादा दादी। तो साथियों इसका उत्तर होगा सी शिक्षक। अर्थात जब बच्चे योजना में शामिल होते हैं तो यह शिक्षक की छोटे बच्चों के विभिन्न अधिगम शैलियों और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देने में मदद करते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो अधिगमकर्ता की भागीदारी किसी भी शिक्षण कार्य के लिए सामग्री की व्यवस्था को लेकर, मूल्यांकन प्रक्रियाओं या अध्ययन पद्धति की अंतःक्रिया के लिए किसी भी स्तर पर अपने अध्ययन कार्यक्रम को आकार देने में शिक्षार्थियों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संदर्भित करती है। जब बच्चे नियोजन में शामिल होते हैं तो यह शिक्षकों को छोटे बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखने में मदद करता है। अब हम 6 नंबर प्रश्न के आते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ए विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, बी विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, सी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, डी सोपनीय विकास के सिद्धांतों को, स्कूल बच्चों के समाजीकरण किए। तो साथियों जो छठा का उत्तर है इसका उत्तर है सी, अर्थात शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अब ऐसा क्यों है? तो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में, फिर केंद्र से दूर होता है, जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, ऐसी संस्था है जहां ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का है, बी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, सी प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो साथियों 7 नंबर हमारा प्रश्न का उत्तर है ऐसी संस्था है जहां ए, इसका उत्तर है ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का है। अब ऐसा क्यों है? तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी ए गैल्टन के द्वारा, बी बीने के द्वारा, सी स्टर्न के द्वारा, डी टर्मन के द्वारा। तो साथियों जो इसका उत्तर है सी स्टर्न के द्वारा अवधारणा दी गई थी, मतलब ये किसको इन्होंने अवधारणा दिया था। तो इसका अब ऐसा क्यों है? तो आईक्यू की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंट क्वेसेंट से हुई, जिसकी पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। अब हम लोग 9वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है। चरण ए संवेदी गामक, बी पूर्व परिचालन, सी मूर्त परिचालन, डी औपचारिक परिचालन। तो साथियों 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर है ए संवेदी गामक। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है। चरण संवेदी गामक। साथियों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 10 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली जगह के संदर्भ में बनाई जाती है। ए विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, डी ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो साथियों जो हमारा 10 नंबर का उत्तर है बी है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, अर्थात व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। अब ऐसा क्यों है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब हम लोग का 11वां नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, खैर डैश खाली जगह महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ए है 12 से 18, बी है 18 से 24, सी 24 से 30, डी 30 से 36 माह। तो साथियों 11 नंबर का उत्तर है 18 से 24 माह, अर्थात 18 से 24 महीनों की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना आरंभ कर देते हैं, और ऐसा हम अपने घर में साथियों देखते भी हैं। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ए द्रव बौद्धिकता, बी रवादार बौद्धिकता, सी अभिसृत सोच, डी विविध सोच। तो साथियों इसका उत्तर है डी विविध सोच, अर्थात सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है विविध सोच। अब ऐसा क्यों है? तो विविध सोच ही सृजनात्मकता प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। अब साथियों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न हमारा है, किसी भाषा
के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ए ध्वनि संबंधी, बी व्याकरणिक, सी वाक्यात्मक, डी विभिक्त विषयक। तो साथियों 13 नंबर का उत्तर है ध्वनि संबंधी, अर्थात ध्वनि संबंधी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो ध्वनि संबंधी नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार है जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल या एवं विशिष्ट दशाओं में होता है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को ए संस्कृति प्रभावित कहते हैं, बी भाषा निर्धारित, सी संज्ञानात्मक पक्ष, डी सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो साथियों 14 नंबर हमारा प्रश्न का उत्तर है बी भाषा निर्धारित, अर्थात जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोगी करता है ए अंतर्दृष्टि का, बी कलन विधि का, सी मानसिक दृष्टता का, डी अनुमानी विधि का। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है डी अनुमानी विधि का, अर्थात अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वो उपयोगी करता है अनुमानी विधि का। साथियों अब हम आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना अच्छा वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट जो आपको मार्केट में देखने को किसी दूसरा जगह नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अन्य मित्रों को शेयर करें तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से आप शेयर करें और साथियों सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि हमारी 5 शिक्षक साथी की टीम जो इसमें से एक यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, एक सीटेट टॉपर हैं, एक डीएलएड के टॉपर हैं और एक मैं हूं और एक और शिक्षक हैं। तो 5 शिक्षक साथियों की टीम जो नित्य नया नया शोध करके जो क्वेश्चन को बनाता है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते, और हम आपसे एक कहते हैं आप 10-10 की संख्या में दें। हम लोग अगला नंबर अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए सामाजिक संतुलन, बी समता एवं समान अवसर, सी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, डी विश्व बंधुता। तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी समता एवं समान अवसर, अर्थात समावेशी शिक्षा के सिद्धांत समता एवं समान अवसर पर आधारित है। साथियों सेट 10 में जो पूछा गया प्रश्न था जीके का, चूंकि जीके से भी हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो प्रश्न था दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है ढाका। इसका उत्तर है ढाका। उत्तर देने वाले प्रतिभागी हैं विनीत शुक्ला। उत्तर देने वाले हमारे प्रतिभागी हैं विनीत शुक्ला फ्रॉम फुलवारी शरीफ। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, आप बहुत गंभीरता से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अब जो आज सेट 11 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जीके का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक का नाम बताएं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय लेखक का नाम बताएं, अर्थात बुकर पुरस्कार से कौन सम्मानित हुई थी, तो इसका आपको नाम बताना है। और जो शिक्षक साथी सबसे पहला नाम बताएंगे या हमको मैसेज करेंगे तो उनका नाम कल लिया जाएगा। अब जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर तक प्रश्न हो गया था, 17 नंबर प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वो उपयोग करती है ए कम करने की विधि का, बी द्वितीयक विस्तारण विधि का, सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, डी क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो साथियों 17 नंबर का हमारा उत्तर होगा सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, अर्थात दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। ऐसा क्यों? तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि यह एक अनुसंधान की विधि है। इसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों ये इसका जो है सो इन डिटेल है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ चरण हैं। ए परीक्षा के उत्तर
पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, सी आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, डी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तो साथियों 18 नंबर का उत्तर होगा डी, अर्थात ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों का जो चलन है वो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। अब साथियों इसका अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, इसमें अधिगमकर्ता द्वारा अर्जित ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का आकलन होता है। ये इसका क्यों का उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ए अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, बी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, सी कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, डी शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो साथियों जो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है उसका उत्तर है बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, अर्थात अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अब जो हमारा 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इंपॉर्टेंट इसमें से किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा जो ये 25 क्वेश्चन का जो सेट है अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सबसे मोस्ट VVI सेट है, इसलिए इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें VVI। ये 25 का 25 क्वेश्चन मोस्ट VVI है। अब जो 20 नंबर प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया तो ए 1992, बी 1995, सी 1999 और डी 2016। तो साथियों इसका उत्तर है डी 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। अब क्यों? तो दिव्यांगों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने हेतु तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। अब साथियों अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए 6 से 18 वर्ष तक के लिए, बी 3 से 18 वर्ष के लिए, सी 6 से 14 वर्ष के लिए, डी 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो साथियों इसका उत्तर है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 से 18। अर्थात साथियों जितना भी हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं, जितना भी विकलांग बच्चे हैं, उनका जो आयु है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वो 6 से 18 है, जबकि जनरल बच्चों का 6 से 14 है। अब इसका थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं कि संविधान का 46वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। तो साथियों ये इसका इन डिटेल था। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। ए सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, बी शिक्षण व्यवहारिकता की सार्वभौमिक संहिता, सी शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो साथियों 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 22 नंबर का उत्तर है डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, अर्थात विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब जो हम लोग का अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ए केंद्रीकरण, बी संज्ञान बोध, सी संज्ञान, डी समायोजन। तो इसका जो उत्तर है वो बी है संज्ञान बोध, अर्थात स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है संज्ञान बोध। अब
इसका इन डिटेल है कि संज्ञान बोध यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और बोध से संबंधित है। इसमें चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, योजना इत्यादि समाहित होते हैं। तो साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश व फास्ट स्पीड से रिकॉल कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को स्किप नहीं करें और हमारे चैनल पर लगातार बने हुए रहें। इस तरह का जो आज का जो हमारा सेट है आपको लगातार मिलते रहेगा। बीच बीच में जो मोस्ट VVI क्वेश्चन का सीरीज है वो आपको जारी किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को स्किप नहीं करेंगे। आप जब स्किप नहीं करेंगे तो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और साथियों, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप 9973115257 अर्थात 99,731 या दूसरा नंबर है 8581071208 अर्थात 8581071208 पर व्हाट्सएप पर आप जो है आपको जिस तरह की भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज मारें, आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा। और एक विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो दूसरे शिक्षक साथी भी इसको देखकर फ़ायदा उठा सके। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की आते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है जो सेकेंड लास्ट है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है ए प्रतिक्रियावादी सोच, बी सृजनात्मक सोच, सी अमूर्त सोच, डी मूर्त सोच। तो साथियों, जो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर है वो डी है, मूर्त सोच। अर्थात जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो वो मूर्त सोच होता है। अब क्यों? तो मूर्त सोच यह ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। अब साथियों, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है हमारा 25 नंबर प्रश्न है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है ए विभेदीय अनुदेशन, बी चयनित अनुदेशन, सी सटीक शिक्षण, डी त्रुटिहीन अनुदेशन। तो साथियों, आपने बिल्कुल सही बनाया है। इसका उत्तर है ए विभेदीय अनुदेशन। जिन शिक्षक साथियों ने अगर ये नहीं लगाया है तो आप इसको सही कर लेंगे। ये विभेदी अनुदेशन है अर्थात अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन करते हैं। अब क्यों? तो विभेदी अनुदेशन यह शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण जिसमें एक शिक्षक छात्रों के मतभेदों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाता है ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से सीख सके। साथियों, इसी तरह जो हमारा ये सेट हुआ बिल्कुल समाप्त हुआ। अब हम अगले सेगमेंट की ओर आते हैं जो हमारा रैपिड रिकॉल है। रैपिड रिकॉल के अंतर्गत हमने आपको 10 प्रश्न पूछा था। उस 10 प्रश्न का जो उत्तर हम आपको दे रहे हैं वो ये है। पहला प्रश्न था हमारा, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? तो वर्तुलाकार वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वर्तुलाकार। बी है जो हमारा है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो गुणनफल बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। सॉरी साथियों, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में, तो इसको आप लोग फिर से देखेंगे। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आनुवंशिकी। पहला का उत्तर है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आनुवंशिकी। अब जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। तीसरा नंबर प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। पांचवा नंबर हमारा प्रश्न है, भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। भाषाकरण के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है किशोरावस्था। अब जो छठा नंबर हमारा प्रश्न है कि विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है वर्तुलाकार। विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है वर्तुलाकार। अब 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है।
तो ये गुणनफल इसका उत्तर है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है गुणनफल। अब 8वां नंबर प्रश्न है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 8वां नंबर, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है गुणसूत्र। और बिल्कुल अंतिम प्रश्न है हमारा, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? तो युयुत्सा। क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? युयुत्सा। साथियों, बिल्कुल लास्ट तक आप हमारे वीडियो पर बने हुए रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये प्रश्न का सीरीज बिल्कुल लगता हो कि आपको इसको पढ़ने में आपको फ़ायदा हो रहा है, परीक्षा से पूछा जा सकता है, तो साथियों आप हमारे जो ये वीडियो है इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।